अभी एक ही स्ट्रेटजी में मैं दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लाइव मार्केट की भी और ओटीसी मार्केट की भी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सी बात मार्केट ऐसी आ रही होती है कि लाइव की पहले बता रहा हूँ, ठीक है, ओटीसी की बाद में बताता हूँ आपको। यही स्ट्रेटजी सेम रहेगी, आपको ये सेम समझ आ जाएगी। ठीक है स्ट्रेटजी हमारी विक्स वाली है, लेकिन ये लाइव के लिए भी काम करती है कुछ अलग तरीके से और ओटीसी के लिए भी काम करती है। पहले लाइव का बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा मार्केट 3 दफ़ा ऐसे आ रही होती है। ठीक है, सीक्वेंसली वाइज गिर रही होती है एक दफ़ा एक जगह पर मार्केट। ठीक है, लेकिन अचानक मार्केट को एक ऐसे पॉइंट से विक्स आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट को विक्स आती है, यहाँ से मार्केट को विक्स आती है, यहाँ से मार्केट को विक्स आती है। देखिए इसके दो मतलब होते हैं, दोनों के दोनों वर्क करते हैं मार्केट में। पहला मतलब होता है कि यहाँ पर विक्स आ रही है सेलर्स को। ठीक है, एक मतलब है हमारा सेलर्स के लिए कि बार बार सेलर्स नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, बार बार सेलर्स नीचे जाने की ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स के लिए ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलर्स इस एरिया में किसी भी तरीके से जाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया फॉर सेलर्स। एक हमारा ये मतलब है कि सेलर्स किसी ना किसी तरीके से इस एरिया में जाना चाहते हैं। दूसरा हमारा ये एरिया है, इस दूसरे की हमारा मतलब ये दूसरा मीन्स ये है कि मार्केट में बायर्स के लिए भी ये एरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है, तभी बायर्स बार बार उनको यहाँ से पंप दे रहे हैं, बायर्स उनको रोक रहे हैं इस एरिया में जाने से। ठीक है, सेलर्स इस कैंडल में भी सेलर्स यहाँ से आए, बायर्स ने यहाँ से एक्टिव होकर रिजेक्शन दिखाई। दूसरा हमारा ये भी मतलब है कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव है बहुत ज़्यादा, कि बायर्स के लिए भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह सेलर्स के लिए, तभी तो बायर्स यहाँ से रिजेक्शन दे रहे हैं उनको। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी अगेन सेलर्स आए, अगेन उसको मार्केट में रिजेक्शन आई। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स बार बार इस एरिया में आने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में क्या आ रही है, उनको बार बार रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, बार बार उनको रिजेक्शन आ रही है। मतलब इस एरिया में पहली बात तो ये सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर्स बार बार नीचे आ रही है इस एरिया में आने के लिए, एक्टिव होने के लिए। लेकिन यहाँ से बायर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बायर्स उनको बार बार पंप दे रहे हैं, बार बार यहाँ से दूर भेज देते हैं। जब सेलर्स नीचे आते हैं बायर्स उनको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि बायर्स भी के लिए भी ये एरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये सेलर्स के लिए। लेकिन क्या सेलर जब इस एरिया में आते हैं, क्या वो इस एरिया के जितना नीचे आना चाहते हैं क्या उतना नीचे रह पाते हैं? मतलब उसके जैसे तक वो आते हैं क्या वो वहाँ तक सस्टेन कर पाते हैं? सस्टेन का मतलब है जहाँ तक वो आए वहाँ वहीं पर रुके, नहीं कर पाते, यहाँ से रिजेक्शन आ जाती है। मतलब जहाँ पर वो आते हैं कोई कहीं से दूर जाके क्लोज करते हैं, आते हैं जहाँ पर उससे दूर जाके क्लोज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स के लिए ये एरिया उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अगर सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो सेलर्स जहाँ तक आते हैं ना वहाँ तक सस्टेन भी करते हैं, जहाँ तक सेलर्स आए हैं वहाँ तक सस्टेन भी करते हैं, यहाँ पर आए हैं यहाँ तक सस्टेन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये बायर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना सेलर्स के लिए, सीधी सी बात है। लेकिन बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, क्योंकि हर कैंडल में बायर्स रिजेक्शन दे रहे हैं, हर कैंडल में सेलर्स नीचे आते हैं बट हर कैंडल में बायर्स इनको रोक देते हैं। इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बायर्स का भी साथ इसीलिए कि बायर्स ऊपर जा रहे हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट में इस तरह भी आपको नजर आएगा, इस तरह भी नजर आएगा, इसलिए मैंने दोनों आप लोगों के बता दिए क्योंकि बिगिनर्स को ज़्यादा अच्छी इस तरह समझ आती है कि दोनों चीज़ों में बायर्स और सेलर्स का दोनों में। ठीक है, उस दिन मैं एक क्लास समझा रहा था, मैंने लगाना सिखाया कि लेवल कैसे लगाते हैं, सपोर्ट या लेवल कैसे लगाते हैं। ठीक है, बिगिनर्स को बता रहा था, जस्ट एक मैंने ना वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, उसमें कुछ बिगिनर्स का कमेंट आया था जी सपोर्ट लगाना तो आ गया, अब रेजिस्टेंस कैसे लगाना है। इसलिए मैंने ये दोनों बनाए, सेलर्स का ये बनाया, बायर्स का ये बनाया, क्योंकि अब सपोर्ट लगाना आ गया, रेजिस्टेंस कैसे लगाना है। रेजिस्टेंस भी सेम तरीके से, वही सी बात है, सेम तरीके से लगाना होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह बायर्स ऊपर जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह से उनको रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मतलब ये बनता है कि यहाँ पर ये बायर्स बार बार जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरिया का नाम होता है अनसस्टेनेबल एरिया, और ये एरिया बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेलर्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेलर्स बार बार रिजेक्शन दे रहे हैं। दूसरी मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स ऊपर जाते हैं लेकिन सेलर्स रिजेक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब ये सेलर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर्स जहाँ तक जाते हैं सस्टेन नहीं कर पाते हैं, मतलब यहाँ पर सेलर्स जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, अब इसी स्ट्रेटजी को हम कन्वर्ट करते हैं, लाइव में देखेंगे हम, लाइव मार्केट में हम चल के देखेंगे। ठीक है, अब इसी स्ट्रेटजी को हम कन्वर्ट करते हैं WRB, जो कि हमारी OTC की स्ट्रेटजी है, WRB स्ट्रेटजी। ठीक है, ये हमारी OTC की स्ट्रेटजी है, इसका नाम है विक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, विक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ओके, लाइव में तो इनको ट्रेड लेने का तरीका आपको पता है, हमने थर्ड करने पे लेनी होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग ना विक्स स्ट्रेटजी के तौर पे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस पे लाइव मार्केट में अगर आप लोगों ने इस चीज़ पे ट्रेड लेनी होती है तो अगर आपको नहीं पता, वैसे मैंने बताया था, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को लाइव मार्केट पे से ट्रेड कैसे लेता है वो भी आपको बता दूँगा, वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं विक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, मतलब OTC की WRB स्ट्रेटजी, जिसका मतलब है विक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब देखें बार बार यहाँ पर बायर्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स यहाँ पर नहीं जा पाते, यहाँ पर बार बार सेलर्स नीचे आने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर सेलर्स नहीं जा पाते। तो एक ऐसी पंप, एक ऐसी पावर को हम कहते हैं यहाँ पर, जो कि इन तमाम विक्स के एरिया को, ये हमारा विक्स का एरिया, इन तमाम विक्स के एरिया को जो ब्रेक करती है, उस हम पावर को कहते हैं WRB। अब यहाँ पर ये एरिया किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों के लिए, सेलर्स के लिए भी बायर्स के लिए भी, लेकिन यहाँ पर सेलर्स क्यों नहीं रुक पा रहे? क्योंकि बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, अब OTC में ये क्या होगा, कोई एक सेलर्स का ऐसा पंप, ऐसा जो सेलर्स का होता है ना डंप, ऐसी पावर सेलर्स की जो इस एरिया को ब्रेक कर दे। ठीक है, इसके अंदर क्लोज ना दे, वो तो आपका SPPR में आ जाएगा ना, इस एरिया को ब्रेक करे, ऐसा हमारा सेलर्स की पावर, ऐसा डंप हमारा जो इस एरिया को ब्रेक करे, ऐसे रियल ब्रेक फेक ब्रेक नहीं आपने देखना, बस ब्रेक करे 4 से 5 पिप का। ठीक है, मिनिमम
जब ये हमारा एरिया विक्स का एरिया ब्रेक हो जाएगा ना, इसका मतलब ये होता है मार्केट में कि बायर्स, इस पर आपने रिवर्सल नहीं लेना होता, ठीक है। रिवर्सल भी लेना होता है, वो आपको बताता हूँ आपने कैसे लेना होता है। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया ना, इसका मतलब ये कि सेलर्स ने बहुत ज़्यादा पावर लगाई है, सेलर्स को यहाँ पर भी रोका गया, यहाँ पर भी रोका गया, यहाँ पर भी रोका गया, बार बार सेलर्स को स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है, बट सेलर्स ने बहुत ज़्यादा पावर लगा के आखिरकार इसको हमने सेलर्स ने ब्रेक कर ही दिया है, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं 1 मिनट की कंटिन्यूएशन, लेकिन यहाँ से हमने इसी स्ट्रेटजी पे हमने रिवर्सल भी लेना होता है, वो आपको बता दूंगा क्यों लेना होता है। यहाँ से हमने लेनी है 1 मिनट की कंटिन्यूएशन, जो कि हमारी 90% होती है ना, 80% ओटीसी में 85% विन जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ओटीसी का कुछ नहीं कह सकते, ये हमारा 1 मिनट का कंटिन्यूएशन होता है। अगर ये इस तरह की मारूबुजू कैंडल इसको ब्रेक देती है, ठीक है, इस तरह की मारूबुजू कैंडल अगर इसको ब्रेक देती है तो ये हमारा बिल्कुल विन जाएगा, मतलब हमने 1 मिनट की कंटिन्यूएशन करनी है। लेकिन मारूबुजू कैंडल वो होती है जिसका, अगर आप लोगों को नहीं पता, जिसके ना स्टार्ट पे वीक होती है, ना फर्स्ट पे, ना लास्ट पे, ठीक है, ये मारूबुजू कैंडल होती है, ओके, क्योंकि मैंने सबकी वीक्स बनाई हुई है। अब अगर बात करते हैं इसकी, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, आपने इस पे हमने पता लग गया हमें कंटिन्यूएशन कैसे करनी है जब रियल ब्रेक होता है, 3 से 4 पिप्स का चले ब्रेक होता है, ठीक है। इस पे हमने रिवर्सल कैसे लेना है, जब मार्केट में स्ट्रेटजी वही है WRB, जब मार्केट में इन तमाम वीक्स को बायर्स ब्रेक करते हैं या सेलर्स ब्रेक कुछ इस तरह से करते हैं, ब्रेक तो किया उन्होंने बायर्स ने, ठीक है, अब ब्रेक उन्होंने कुछ इस तरह किया कि जितना उन्होंने पंप लगाना था उससे ज़्यादा पंप जितना नीचे होना चाहिए था ना, मतलब उनकी पावर जोन से ना नीचे से ज़्यादा होनी चाहिए थी, मतलब उनको ज़्यादा ताकत से आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ताकत लगा दी उस साइड पे, ब्रेक करने के उस साइड पे। इसका मतलब बायर्स यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, ठीक है। BO स्ट्रेटजी है ये, बायर्स आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, आपने सुनी होगी इस तरह की, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है BOC, बायर्स आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अगर देखें ना यहाँ पर देखिए सेलर्स ने ब्रेक किया, सेलर्स बिल्कुल आराम से थोड़ा बहुत ब्रेक करके ना, जितना नॉर्मल चाहिए हमें 2-3 पिप्स का, 3-4 पिप्स का उतना चाहिए, सेलर्स आराम से यहाँ पर क्लोज कर गए, ठीक है। कैंडल सेम ही होती है, मारूबुजू, यहाँ पर हम 1 मिनट की कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बायर्स ने जो पावर लगाई है या सेलर्स ने जो पावर लगाई है ऊपर से, जहाँ से उन्होंने ब्रेक करना स्टार्ट किया है, उनकी पावर दूसरी साइड पर ज़्यादा आती है, जितनी इनकी पावर यहाँ पर है ना, इससे ज़्यादा पावर उनके आते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पर उन्होंने ब्रेक करना है, तो ये हमारा आ जाएगा रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पर बायर्स हो चुके हैं आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब यहाँ पर आपको पता होगा स्वीप हो चुके हैं बायर्स। अगर आपने वो भी स्ट्रेटजी नहीं सुनी तो वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। स्वीप का नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्वीप स्ट्रेटजी वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटजी एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, इसमें बड़ी चीज़ें आती हैं, बायर्स आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, यहाँ पर आपने 1 मिनट का रिवर्सल लेना होता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स की जितनी पावर थी ना नीचे, उससे ज़्यादा ऊपर लग चुके हैं, मतलब बायर्स को ऊपर पावर लगाने की ज़रूरत नहीं थी है, बायर्स को पावर लगाने की ज़रूरत थी इस पॉइंट पे, यहाँ पर इसको ब्रेक करना चाहिए था, ठीक है। अगर बायर्स ने इस पॉइंट पे ब्रेक किया ना इनको यहाँ पर ऐसे, और नीचे भी नॉर्मल पावर ही है, ऊपर से ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो बायर्स हम यहाँ पर 1 मिनट का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बायर्स ने कुछ ब्रेक दिया इस तरह, नीचे पावर है लेकिन ऊपर उससे भी ज़्यादा पावर है, इसका मतलब है बायर्स ने ब्रेक किया लेकिन ऊपर जाकर उनका कंट्रोल अपने आप से खत्म हो चुका है, तो कहते हैं ना स्वीप हो गया, फिसल गया यहाँ से बायर्स फिसल गया, ये सिर्फ OTC में है, ठीक है। यहाँ से बायर्स हमारे फिसल गया, यहाँ पर 1 मिनट का हमारा बनता है रिवर्सल क्यों बनता है, क्योंकि बायर्स की जितनी पावर लगनी चाहिए थी ना उससे ज़्यादा लग चुकी है, इसका मतलब बायर्स यहाँ पर एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। आसान लफ्ज़ में बताऊँ तो बायर्स यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, OTC के हिसाब से बताऊँ तो बायर्स यहाँ पर डीएक्टिवेटेड हो चुके हैं, ठीक है, बायर्स यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुके हैं कम्प्लीटली। और आपने जो ट्रेड लेनी है ना इस चीज़ पर, हमने लेनी है 1 मिनट का रिवर्सल। अगर बिगिनर्स को नहीं समझ आई तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, अगर हमारी विक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी WRB स्ट्रेटजी की ऊपर ज़्यादा पावर है नीचे कम है तो हम कंटिन्यूशन लेंगे। अगर WRB की स्ट्रेटजी की पावर नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, मतलब जिस साइड पे ब्रेक करना है उस साइड पे ज़्यादा है, यहाँ पर जिस साइड पे ब्रेक करना है उस साइड पे नॉर्मल है और कम है तो हम कंटिन्यूशन करेंगे, जिस साइड पे ब्रेक करना है उस साइड पे नॉर्मल से ज़्यादा है तो हम रिवर्सल लेंगे, क्योंकि वहाँ पर पार्टी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर पार्टी जो सी है कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इसमें पार्टी ने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई, सेलर्स अभी भी एक्टिव है, मतलब सेलर्स ने यहाँ पर जो ब्रेक दिया ना, सेलर्स कह रहे हैं कि हम यहाँ पर जिंदा हैं, यहाँ पर बायर्स ने जो ब्रेक देना, बायर्स करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है। आपने यहाँ पर 1 मिनट का रिवर्सल लेना है, होप्स हो कि मार्केट यहाँ पर की लेवल्स की वजह से यहाँ से मार्केट नीचे आके ऊपर चली जाएगी, लेकिन आपका यहाँ पर 2-3 मिनट का रिवर्सल लाजमी आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो मार्केट कन्फर्म नीचे आएगी क्योंकि ये फिलअप हो चुका है सारा, ठीक है। फिलअप के बाद रिवर्सल जो लेना होता है ना, अगर कुछ स्टूडेंट्स को मेरा पता है हमने फिलअप के बाद रिवर्सल लेना होता है, उनको मैं बता दूँ ये आपका लाइव का होता है, OTC में ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, ओके क्लियर है। अगर आप लोगों को 2 स्ट्रेटजीज़ का मैंने नाम लिया, एक स्वीप वाली का और एक मैंने पहली वाली का, अगर आप लोगों को उनका नहीं पता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा ताकि आपको ये सारा होल कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब चलते हैं लाइव मार्केट में, आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ आपको लाइव मार्केट में ज़रा बताए ना उसमें आपको ज़्यादा अच्छी समझ आती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं आज का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, लाइव अकाउंट है, ठीक है। UID में अपनी कॉपी करता हूँ, आपने यही UID कॉपी करनी है, मेरे अब कुछ कॉपीर्स भी हैं यहाँ पर जो मुझे ना मेरी ट्रेड्स कॉपी करते हैं। यहाँ पर आपने सोशल ट्रेडिंग पे जाना है, एक्यूरेसी थोड़ी सी हमारी ख़राब थी आज की, यहाँ पर आपने जाके मेरी UID पेस्ट कर देनी है, ठीक है, ये UID आपको नज़र आ रही है, मेरी ID आ जाएगी, ठीक है। अब देखें टुडे का मैं इस पर करता हूँ, यहाँ पर ये रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, एक मिनट ज़रा,
ये हमारा जो सोशल स्टैटिस्टिक है यहाँ पर रिफ्रेश होने वाला है, ठीक है। आज का जो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट है ना, ऑल टाइम का देख लेते हैं येस्टरडे का, ठीक है। एक मिनट ज़रा, हमारा आज का ट्रेडिंग प्रॉफिट जॉनसन आई थिंक यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमें शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्रोफाइल में चल के देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, रियल अकाउंट पे चलते हैं। अच्छा, आज का हमारा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है ऑलमोस्ट $2000 का, ठीक है। विड्रॉल पे चलते हैं, हमने विड्रॉल वगैरह भी तकरीबन यहाँ से बहुत ज़्यादा किए थे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं अपने विड्रॉल्स हिस्ट्री में चलते हैं यहाँ पर।